हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है शिखर पांडे। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि मैटर क्या होता है और क्या क्या जानकारी मिल सकती है हमको, हमारे सराउंडिंग में क्या काम है, कैसे एग्जिस्ट करता है, सारी चीजों के बारे में एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो बेटा शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। ओके, सबसे पहले तो भैया व्हाट इज मैटर बता सकता है कोई कि व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? कैन एनीवन टेल मी? चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं आपको कि मैटर होता क्या है। ठीक है, देखो भाई, मैटर के बारे में पहले तो आपको पढ़नी है क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में क्या पढ़नी है? क्लासिफिकेशन। और उसके बाद पढ़ने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी है मैटर के बारे में आपको एक एक करके। ठीक है, चलो। हाँ भाई, मैटर के बारे में आप जान लो तो बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं बेटा। कोई भी चीज जिसके पास अपना मास होगा वो मैटर है ना? चाहे ज्यादा हो, चाहे कम हो, चाहे नेग्लिजिबल हो, अगर मास है तो वो मैटर है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि बेटा m से हो गया मास, ठीक है, और m से ही क्या हो गया? m से हो गया मैटर। ठीक है, किसी के पास भी मास है तो वो मैटर होगा। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई तुम्हारी। अगर मास है तो स्पेस तो घेरेगा भाई, मास है तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए ना। भले कम, अगर कम मास होगा तो कम स्पेस लेगा, ज्यादा मास होगा ज्यादा स्पेस लेगा, नेग्लिजिबल मास होगा तो नेग्लिजिबल स्पेस लेगा, लेकिन स्पेस तो लेगा, ये तय है। इसका मतलब अगर मास है तो उसके पास ऑक्यूपाई करने के लिए स्पेस भी होनी चाहिए। दूसरा और तीसरा क्या है, वो हमारी सेंसेस में भी आ सकता है। ऐसे गैस भी तो मास है ना? अब अगल बगल में कहीं अच्छा खाना बन रहा हो, राजमे छोले बन रहे हो, तो आपकी सुगंध आती होगी नाकों में कि हाँ बहुत अच्छी चीज बन रही है। ठीक है, तो ये सेंसेस, हम उनको सेंस कर सकते हैं। तो मैटर जिसके पास मास होगा, अगर मास है तो ये तय है कि स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, हम उसको सेंस कर सकते हैं, मतलब हम उनको सूंघ भी सकते हैं। ठीक है, परसीव्ड बाय अवर सेंसेस। तो ये तीन प्रॉपर्टी मेन है किसकी? मैटर की। ठीक है, तो बहुत बेसिक बेसिक सी चीज है, आप देख लो भाई। मैटर की जो क्लासिफिकेशन है वो पहले अलग करी गई और अब अलग करी गई। मतलब पहले के जो अर्ली साइंटिस्ट को, उनको, या जो भी वेदों के ज्ञाता है ना, तो पहले जो आचार्य लोग होते थे वही लोग साइंटिस्ट माने जाते थे उस समय के। अब तो साइंस वाले साइंटिस्ट माने जाते हैं। ठीक है, तो उस समय भी उन लोगों ने मैटर के बारे में कुछ बातें बताई थी और आज के लोगों ने भी मैटर के बारे में कुछ बातें बताई हैं। अब बेसिकली हम लोग आज के जनरेशन में ही जी रहे हैं, तो हम लोग आज की बातों को ही हमारी किताब फॉलो करती है। और जब पहले की जनरेशन थी और पहले के लोग थे जो आचार्य लोग थे, उन लोगों ने भी मैटर के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी, तो उस समय ये बातें ही फॉलो करी जाती थी। बट जैसे जैसे जमाना आगे आता गया, अभी हमसे भी आगे वही जमाना आएगा, तो हो सकता है मैटर की कुछ अलग डेफिनेशन बता दें। ठीक है, चलिए ऐसे आगे देखते हैं। तो अगर आप अर्ली क्लासिफिकेशन देखते हो, यानी किसकी क्लासिफिकेशन? इनकी क्लासिफिकेशन देखते हो, इनकी। ठीक है, तो इनके हिसाब से आचार्य लोग जो पुराने थे टीचर्स, उनके हिसाब से मैटर 5 चीजों से बना है। कितनी चीजों से बेटा? बेटा 5, 5 थिंग्स। मैटर कितनी चीजों से बना है बेटा? मैटर बना है 5 चीजों से। ठीक है, किन किन चीजों से बना है बेटा? पानी, स्काई, अर्थ, फायर और एयर। मतलब पंच तत्व कहते हैं हम इनको। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? पंच तत्व। 5 तत्वों से मिलके बना है मैटर। ठीक है, तो आपका वाटर, स्काई, अर्थ, फायर और एयर, ये 5 चीजें। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, WSEFA। ठीक है, आप इसको अगर याद करना चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, FEA, FEA नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे याद करो, ज्यादा अच्छा लगेगा। FEW, फ्यू, और AS, फ्यू एस। जैसे याद कर लो, फ्यू का मतलब कम, फ्यू का मतलब हो गया कम, और एस तो मतलब गधे, गधे का बच्चा। समझ में आ रही बात? तो फ्यू एस आप ऐसे याद कर लो। ठीक है, फ्यू का मतलब हो गया F,
का मतलब हो गया आपका फायर, ठीक है बेटा। ई से आपका हो गया अर्थ, डब्ल्यू से क्या हो गया वाटर, ठीक है। ए से क्या हो गया एयर, और एस से क्या हो गया स्काई। तो फ्यूएस, तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि पंच तत्वों से मिलकर बना था, ऐसा पुराने लोग कहते थे कि आवर या मैटर इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ एटम्स, बेसिकली वाटर, स्काई, अर्थ, फायर एंड एयर, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं पढ़ना है, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए आपको बता दिया। हमको पढ़ना तो इस समय की जनरेशन में जिंदा हो ना आप, तो इस समय की जनरेशन के हिसाब से चीजों को पढ़ोगे आप, जो इस समय की जनरेशन के हिसाब से खोजें करी गई हैं, जो अब मैटर की डेफिनेशन है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन यही मेन है, यही सिलेबस में है, यही आएगा। ये दो टाइप के हैं प्यारे बच्चों, पहला फिजिकल नेचर ऑफ मैटर और दूसरा क्या बेटा केमिकल नेचर ऑफ मैटर। मतलब मॉडर्न प्रीवियस क्लासिफिकेशन तो सिंपल था कि 5 तत्वों से मिलकर बना है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन 2 टाइप का है। कितने टाइप का है बेटा? 2 टाइप का। इसमें फिजिकल नेचर भी है मैटर का और क्या है बेटा केमिकल नेचर भी है मैटर का। तो एक एक करके हम उसको डिस्कस करेंगे। फिजिकल नेचर की अगर आप बात करते हो, ये आपको देखने से ही क्या लग रहा होगा, ये आपको देखने से ही लग रहा होगा कि इसकी शक्ल कुछ पानी जैसी दिखाई दे रही है। अगर पानी जैसी दिखाई दे रही है तो बिल्कुल सही दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पानी ही है। अगर ये पानी है तो ये पानी के पार्टिकल्स हैं बेटा। क्या है बेटा? ये पानी के पार्टिकल्स हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये क्या है? पानी के पार्टिकल्स हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल से मिलके ही क्या बना होगा? ये पानी बना होगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टीनी इन नेचर। अब पानी देखने में तो पूरा बाल्टी भर के, पूरा जार में पानी भरा हुआ है, तो ऐसे तो बहुत ज्यादा पानी दिख रहा है, बट हर पानी किससे मिलके बना है? पार्टिकल से। वो पार्टिकल का साइज एक्चुअली में क्या होगा? बहुत छोटा होगा, है ना। ऐसे करोड़ों पार्टिकल से मिलके, अरबों पार्टिकल से, लाखों पार्टिकल से मिलके ये बना होगा, है ना। तो पार्टिकल का साइज एज कंपेयर टू जो फुल वाटर है या कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर बेसिकली क्या बताना चाह रहा है ये कि पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उस पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। इवन इतना छोटा होता है कि हम अपनी आंखों से उनको देख भी नहीं सकते। वी कांट सी दैट फ्रॉम आवर नेकेड आइज, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टीनी इन नेचर बता ही दिया है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, हाँ ये भी दोनों बात बता दी। मैटर पार्टिकल से बनते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, इतने कि हम उनको देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं ये आपको बता ही दिया मैंने, इससे मिलकर बना है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है, किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है, लेकिन स्पेस होता है, ये तय है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो आप देखो स्पेस आप देख सकते हो, इनके पास भी है, इनमें भी है, इनमें भी है, अच्छी खासी स्पेस आपको दिख रही है, ठीक है। तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है बेटा? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, किसी में कम हो सकता है किसी में ज्यादा हो सकता है, ठीक है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये मोशन में रहते हैं, हमेशा चलते फिरते, जैसे ये है। और रैंडम मोशन कैसे रहते हैं बेटा? रैंडम मोशन में रहते हैं, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। मतलब कोई ऐसा सीक्वेंस मोशन नहीं होता कि ऐसे चल रहे हैं अगर तो ऐसे ही चले, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, लेकिन मूव करते हैं, ये फैक्ट है, ठीक है। दो चीजें सीख गए, एक तो आपस में स्पेस होगा, जाहिर सी बात है यार, अगर स्पेस होगा तो जगह खाली होगी तो उसी में घूमेगा, है ना। तो मूवमेंट या मोशन भी ये दिखाता है। अगला पार्ट, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। क्या करते हैं बेटा? मोशन तो करते ही हैं और क्या करते हैं? अट्रैक्ट भी करते हैं। तो आप इससे थोड़ा दिमाग चला लो। स्पेस है, ठीक है, जैसे ये मान लो, थोड़ा सा मैं अलग से बना के आपको दिखा देता हूं। स्पेस भी आपको देखो, ये स्पेस बना दिया मैंने पार्टिकल्स के बीच में, है ना। पार्टिकल्स के बीच में क्या बना दिया? स्पेस। और मैंने अभी क्या कहा? ये एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? मान लो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा अगर अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे के पास जाएंगे अगर अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे के पास जाएंगे ना, और एक दूसरे के पास जाएंगे तो चल के तो जाएंगे ना, मोशन करके तो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि मन में सोच लिया पास चलेगा तो चले गए, ये वाली तो बात है नहीं पिक्चर तो चल नहीं रही है कोई यहाँ। तो अगर ये जाएंगे तो कैसे जाएंगे बेटा? इसको मूव करके तो ले जाओगे ना, ये यहां से यहां आएगा, ये यहां से यहां आएगा, ये यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, ऐसे क्या करेंगे? रैंडमली ये मूव करते रहेंगे। तो अट्रैक्शन है, इसी वजह से क्या है? मोशन भी है। समझ में आ गई बात? तो सिंपल सी बात है, स्पेस है, मोशन है, अट्रैक्शन है।
स्पेस है, अट्रैक्शन है, और इसी वजह से आप कह लो कि मोशन भी अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, बहुत सिंपल है, आसान है। बढ़ते हैं आगे। डिफ्यूजन क्या है? मिक्सिंग है। क्या है बेटा? मिक्सिंग है। इससे पहले चैप्टर में आपको सॉल्यूशन पढ़ाया है ना, मैंने पढ़ाया है ना सॉल्यूशन, वही है, समझ लो। मिक्सचर है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, समझ लो। ठीक है, द इंटरमिक्सिंग क्या है बेटा? मिक्सचर है ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? दो अलग अलग टाइप के मैटर, इनका आपस में इंटरमिक्सिंग क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। क्या कहलाता है बेटा? डिफ्यूजन। ठीक है, मेनली गैसेस के मिक्सचर को ही कहते हैं, है ना। गैसेस के, दो गैस के अलग पार्टिकल होंगे, वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो क्या कहलाएंगे? ये डिफ्यूजन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब क्या है? इंटर पार्टिकल फोर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं आपको। इधर सुनना, ये है सॉलिड, ठीक है, ये आपको तो पता ही है, पानी गिर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड। और ये पतंग उड़ रही है तो ये जिस एरिया में उड़ रही है ये क्या है? ये पूरा गैस है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, सॉलिड का पार्टिकल ये है, लिक्विड का पार्टिकल ये है, गैस का पार्टिकल ये है। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल होते हैं सबसे पास। क्या होते हैं बेटा? सबसे पास। ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल होते हैं बेटा थोड़े दूर। क्या होते हैं बेटा? थोड़े दूर। और ये तो बेटा बहुत दूर। क्या बेटा? बहुत दूर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये बहुत दूर होते हैं। समझ में आ रहा? अब एक बात बताना बेटा, जो जितना दूर है उसका अट्रैक्शन भी उतना कम होगा। सिंपल सी बात है, दिमाग चलाओ। जो जितना दूर है उसका अट्रैक्शन क्या होगा? उतना ही कम होगा। जो पास वाला है, जैसे मान लो ये और ये जल्दी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये और ये इतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पास वाले में ज्यादा होगा, दूर वाले में कम होगा। यही बात बताना चाह रहा हूं। तो जो आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हो, वो देख रहे हो सबसे ज्यादा किसमें है? सॉलिड में है। उसके बाद सब किसमें है? गैस में है। और सबसे कम किसमें? सॉरी, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, सबसे कम किसमें होगा? गैस में होगा। समझ में आ गई बात? बहुत आसान है भाई, जाहिर सी बात, दिमाग चलाओ ना खुद का। जो जितना दूर है अट्रैक्शन उतना कम होगा, पास वाले का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो जितना पास उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल सबसे पास, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा। ठीक है, और गैस के समझ लो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स सबसे दूर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम। ठीक है, समझ में आ गई बात? लेकिन इनमें स्पेस ज्यादा है। देखो कितनी स्पेस है, देख रहे स्पेस कितनी ज्यादा है। इनमें स्पेस ज्यादा होने की वजह से मोशन सबसे ज्यादा अच्छा ये करते हैं, मोशन सबसे ज्यादा करते हैं, है ना, सबसे ज्यादा करते हैं, मोशन सबसे ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस ज्यादा है ना घूमने के लिए। ये इनके मुकाबले कम घूमेंगे और ये तो एकदम नहीं घूम पाएंगे। तो अगर मैं मोशन के हिसाब से, किसके हिसाब से बेटा? पार्टिकल के मोशन के हिसाब से, अगर मैं इस सीरीज को पार्टिकल के मोशन के हिसाब से लगा दूंगा तो सीरीज उल्टी चलेगी। तो ये ऐसा और ऐसा हो जाएगा। मोशन सबसे अच्छा किसमें हो जाएगा? गैस में। और सबसे कम किसमें हो जाएगा? सॉलिड में। कहानी खत्म। समझ में आ रही बात? बहुत आसान है यार। दूर पास हो, अरे सॉरी, दूर हो अट्रैक्शन कम होगा, पास हो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। दूर वाले के पास जगह जाता है, मस्त घूमेगा, पास वाला इतने अच्छे से नहीं घूमेगा। खत्म हो गई बात। समझ में आ गया? डन। आप इसको लिख लेंगे, एक एक चीज देखो बेटा, जो बोलता हूं उसको लिखा करो, क्योंकि यहां पॉसिबल नहीं कि मैं आपको लिखवाऊं, है ना। तो जो जो मैं बोलता हूं उसको कॉपी पे लिख लिया करो, उन शब्दों को। अभी सोच रहे हो यूट्यूब पे पढ़ोगे आराम से मस्त, उसके बाद सो जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। अभी पढ़ोगे तुरंत भूल जाओगे। हम ही लोग भूल जाते हैं, तुम लोग क्या हो? ठीक है, तो तुम लोग को बेसिकली काम ये करना है कि देखना है, उसको कॉपी पे नोट करना है, वरना वेस्ट है देखना। समझ में आ रही बात? आप कॉपी पे लिखें इसको, तब आपको याद होगा। ठीक है, चलो आगे। व्हाट इज मैटर? ये सवाल तो जिंदगी भर इनका रहेगा। चलो आज देखते हैं भाई, व्हाट इज मैटर। देखो स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसमें ये क्या है? ये है सॉलिड, ये थोड़े से दूर है तो ये क्या है बेटा? लिक्विड। और ये तो बहुत ज्यादा दूर है, तो ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है गैस। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं। कितने टाइप की बता दी इन्होंने? इन्होंने बताई तो 3 टाइप की है, लेकिन मैं आपके लिए 2 और ऐड करूंगा। ठीक है, अब तो 5 टाइप की हो रही है। ठीक है, फिलहाल तो आप देखते हैं क्या कह रहा है। ये सॉलिड है आपका, ठीक है, ये लिक्विड है और ये गैस है ना।
आप देखो सॉलिड ये ग्लेशियर टाइप का बना रखा है, देखो सॉलिड के पार्टिकल कितने पास है ना, उसके बाद ग्लेशियर पिघल के यहाँ पे ये क्या बन गया, लिक्विड। लिक्विड के देखो पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर है, और उसके बाद और भी इसको हीट वीट मिली तो ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, गैस बन गया, और गैस के पार्टिकल देखो कितने दूर दूर है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो बेसिकली 3 टाइप के उन्होंने बताया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बेटा 2 टाइप के और होते हैं, उसको सुन लो, ठीक है? ठीक है, देख लो। सॉलिड का शेप कैसा होता है, डेफिनिट। इसका वॉल्यूम होता है फिक्स, इनकम्प्रेसिबल और रिजिड। ठीक है, सुन लो। इसके मॉलिक्यूल तो पहले से ही पास हैं बेटा। इनकम्प्रेसिबल का, कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है, ऊपर से दबाना। अगर आप दबाओगे तो और दबेगा, सीधी बात है ना? वो कैसे दबेगा? वो तो तब दबेगा ना जब उसके मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो, स्पेस हो, तभी तो स्पेस खाली होगी तो चिपकेगा और पिचकेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? जिसके मॉलिक्यूल पहले से ही एकदम पास है उनको तुम चाहे कितना भी दबा लो, क्या मतलब है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, है ना? उनको तुम चाहे जितना भी दबा लो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मैं सिंपल तौर पे ये बुक है, अब इस बुक को मैं कितना भी दबा दूं, कितना भी फोर्स लगा दूं, ये पिचक थोड़ी आ जाएगी। चाहे तुम खली को बुला लो, चाहे किसी को बुला लो। क्यों? ये सॉलिड है, इसके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एकदम पास है। समझ में आ रही बात? तो जब पहले ही से पास है तो मैं इसको और पास नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास ये बॉटल है, हाँ, इस बॉटल को मैं दबाऊंगा तो ये दब सकता है। क्यों दबेगा? वो इस वजह से दबेगा क्योंकि इसके अंदर कहीं गैस पार्टिकल्स पाए जा रहे होंगे, या फिर लिक्विड के भी जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े थोड़े, देख लो थोड़े थोड़े स्पेस है इनमें। ये सब ये आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा क्या स्पेस दिख रहा है आपको? तो जब आप इसको दबाओगे तो ये स्पेस क्या होंगे, फिल हो जाएंगे। ठीक है, सेम वही इसको आप और दबा सकते हो। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है? जिसके पार्टिकल जितने दूर होंगे वो उतना ही अच्छे से दबाया जाएगा, मतलब उतने अच्छे से कंप्रेसिबल होगा, या उसको कंप्रेस कर सकते हो आप उतनी ही ज्यादा तरीके से। समझ में आ रही बात? पानी पी लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि इसको आप दबा नहीं सकते हो। क्यों? पार्टिकल का साइज क्या है बेटा, पास पास। क्या है बेटा? पास पास। ठीक है, शेप इसका डेफिनिट होगा, जिसका पार्टिकल का साइज जितना पास होगा उसका शेप उतना ही डेफिनिट होगा। समझ में आ रही बात? क्यों? मॉलिक्यूल, ये पार्टिकल और मॉलिक्यूल इसके चिपके रहेंगे ना, कहीं जाएंगे नहीं, तो एक डेफिनिट जगह पे है, तो इसलिए शेप भी कैसा है इसका, डेफिनिट है। ठीक है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है इनका। हाँ, अगर शेप डेफिनिट है तो वॉल्यूम फिक्स होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर ये बुक ऐसी है तो ये ऐसी है, अब ये सर्किल नहीं बन सकती। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो अगर वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स है, तो वॉल्यूम तो फिक्स होना ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल बता दिया, मॉलिक्यूल बहुत पास है, कितना ही दबाओगे और इससे ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाओगे। रिजिड होते हैं, सही बात है। ठीक है, इतनी चीजें इसमें होती हैं। आगे आ जाओ। इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, सही बात है। लिक्विड का तो कोई फिक्स शेप नहीं होता। अब ये लिक्विड है, इसके अंदर ये शेप की है, इसको अभी मैं इस कप में डाल दूंगा तो ये शेप की हो जाएगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो इनका फिक्स शेप तो नहीं होता। ठीक है, इनका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम जरूर फिक्स है। वॉल्यूम क्या है बेटा? फिक्स है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इनका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है, शेप भले फिक्स ना हो। समझ में आ रही बात? जैसे कि लिक्विड की इनफैक्ट की क्वालिटी होती है कि वो, जैसे मान लो ये है, इतना पानी है, ठीक है, इसको अगर मैं इस कप में डालता हूं, है ना, तो जैसे मान लो मेरे पास ये बोतल भर के पानी होता, पूरा यहां तक पानी होता। अब इसको मैं अगर इस कप के अंदर डालता तो ऐसा तो है नहीं कि मैं सारा पानी इसके अंदर डाल देता। एक टाइम तक ये बोतल भरती, उसके बाद पानी कहां गिरने लगता? बाहर गिरने लगता। समझ में आ रही बात? इसका मतलब जितना इसका वॉल्यूम है, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही पानी जाएगा इसमें, और जितना इसका वॉल्यूम उतना पानी आएगा इसमें। तो दोनों के वॉल्यूम चेंज हो गए ना, है ना? दोनों में पानी की क्वांटिटी चेंज हो गई। इसमें आप एक टाइम तक यहां से ज्यादा नहीं भर सकते हो, इसमें यहां से ज्यादा नहीं भर सकते हो। मतलब इसमें कम वॉल्यूम का पानी भरोगे, इसमें ज्यादा वॉल्यूम का पानी भरोगे, तो वॉल्यूम तो चेंज हुआ ना। इसका मतलब वॉल्यूम क्या है इसका? फिक्स है। बट शेप की बात करते हो तो तुम इसमें डालोगे तो इसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, इसमें डालोगे तो इसका शेप एक्वायर कर लेगा। समझ में आ रही बात? तो शेप तो आप जिसके अंदर डालोगे उस हिसाब से लेगा, बट वॉल्यूम इसका फिक्स है। वॉल्यूम जितना इसमें आएगा उतना ही भरेगा, जितना इसमें उतना नहीं भर सकते हो आप इसको। ऐसे शेप जैसे इसका है वैसे इसका कर लेगा इसमें डालने के बाद, लेकिन वॉल्यूम में फर्क आएगा। वॉल्यूम में जितना इसमें आपने भरा उतना आप इसमें नहीं भर सकते हो। तो वॉल्यूम तो आप देख रहे हो अलग अलग जगह पे इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, अलग अलग होता जा रहा है। तो इसका मतलब वॉल्यूम तो इसका फिक्स है। ठीक है, समझ में आ रही बात? और कहा भी जाता है कि लिक्विड को अगर किसी भी एलिमेंट या किसी भी आपका समझ लिया कंपोनेंट या एलिमेंट या कोई भी चीज हो उसका वॉल्यूम निकालना हो तो उसके अंदर लिक्विड भर दीजिए आप। उस लिक्विड का जो वॉल्यूम निकल के आएगा वही उस बर्तन का या फिर उस समझ लो एलिमेंट का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। नहीं समझ में आया? किसी भी बीकर का, मान लो किसी का एलिमेंट, किसी भी बीकर का तुमको वॉल्यूम निकालना है तो उसके अंदर पानी भर लो, जितना पानी का वॉल्यूम आएगा पूरा पानी भरो उसमें, जितना पानी का वॉल्यूम आएगा वही उस बीकर का वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो वॉल्यूम निकालने के लिए भी लिक्विड बहुत यूज करी जाती है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल बिल्कुल, इसको भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। समझ में आ रही बात?
इनके बीच में स्पेस तो होता है, इतना भी ज्यादा नहीं होता कि आप इनको कंप्रेस कर सको, ठीक है। तो ये भी कंप्रेसेबल नहीं होते, इनको भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। फ्लो तो करते हैं, दुनिया जानती है लिक्विड कैन फ्लो, ठीक है। आगे, नो फिक्स शेप, कोई फिक्स शेप नहीं होता, इनका कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता, इनका ना शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा स्पेस है, इनको आप कंप्रेस करके आराम से इस स्पेस को फिल कर सकते हो, ठीक है। ये भी फ्लो करते हैं, ये भी फ्लो कर सकते हैं, हालांकि हमें दिखते नहीं फ्लो करते हुए, लेकिन ये फ्लो करते हैं। समझ में आ रही बात? इतनी चीजें आपकी ये हो गई, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये क्यों फ्लो करते हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, तो फिर ये कब 11th में है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन उसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कुछ बता दूं मैं आप लोगों को थोड़ा, मैंने आप लोगों से बात कही थी कि मैटर जो होता है, मैटर जो होता है वो 3 टाइप के नहीं होते। अब कितने टाइप के होने लग गए? 5 टाइप के होने लग गए, ठीक है। एक तो सॉलिड है, ठीक है बेटा। अगला कौन है? लिक्विड है। ये इनके बारे में भी पढ़ के आ रहे हो आप, ठीक है। इनके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, इनमें अट्रैक्शन कम होता है, इसमें अट्रैक्शन सबसे कम होता है, ठीक है। ये क्या है? गैस है, ठीक है। अब 2 चीजें और बताता हूं। एक होता है, बस दूसरा होता है, ठीक है। इनको अलग पेन से लिख दे रहा हूं। एक होता है प्लाज्मा। क्या होता है बेटा? प्लाज्मा। ये क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है तुम लोगों को? पहले पीले से लिखा फिर ऑरेंज से लिखा, ऐसा क्यों किया पता है? क्योंकि प्लाज्मा बेटा सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? सन में। और सन भी कैसा होता है? ऐसे ही तो होता है, पीले में और ऑरेंज में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? प्लाज्मा। और एक आपका लास्ट है, वो है बोस आइंस्टीन। क्या है बेटा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कहते हैं मेनली इसको हम, लेकिन बहुत से बुक्स में बोस आइंस्टीन ही लिख देता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बहुत डीप में डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आप जान लोगे तो अच्छा रहेगा, आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी आप जान लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले तो प्लाज्मा के बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में हाँ जान लो आप, ज़्यादा सही रहेगा। कुछ और जानने से पहले यही जान लो। मान लो इतना तो आपको खुद भी पता ही होगा कि ये रहा आपका बीकर, ठीक है। इसके अंदर आपने डाला पानी, ठीक है बेटा। तुमने यहाँ पानी डाला, तुमने बढ़िया इसको यहाँ हीट किया। क्या किया बेटा? हीट किया बढ़िया, ठीक है। हीट करोगे तो क्या होगा? हीट करोगे तो बेटा तो बचपन से जानते हो एक चीज कि पानी जो है वो भाप बन के उड़ेगा। हीट करोगे तो पानी क्या होगा? भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा, है ना। मतलब गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? गैस बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? ये तुम्हारी जो है पानी जो है गैस बन जाएगी। बेसिकली आप ये जान लो, क्या बन जाएगी? गैस बन जाएगी, ठीक है। एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरा पानी भाप बन चुका होगा, ठीक है। मतलब गैस, अगर मैं उसको ऊपर से कवर भी कर दूं मान लो, ठीक है, तो भी अगर कवर भी करोगे तो भी भाप बन के उड़ेगा, गैस बन चुका होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब मेरा मन हुआ कि मैं इसको और हीट करूंगा। क्या करूंगा बेटा? अब मैं इसको और हीट करूंगा, ठीक है। अगर मैंने इसको और हीट किया तो क्या होगा सुनना। अब तुम लोगों को एक चीज मैं पढ़ा चुका हूं एटम मॉलिक्यूल में, दोबारा बता दे रहा हूं। ऐसे मान लो मेरे पास सोडियम, नहीं सोडियम ना लेता हूँ, ठीक है, छोटा एलिमेंट ले लेता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो लिथियम लिया। क्या लिया बेटा? लिथियम। एटॉमिक नंबर 3 है तो क्या हो जाएगा? 2,1, ठीक है। +3 बीच में रखो, ठीक है। अब मेरी बात सुनना जरा। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसके बाद आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात सुनना, इतना तो आपको पता है कि हर इलेक्ट्रॉन, इतना तो आपको पता है ना कि हर इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई एनर्जी नहीं होती, जो एनर्जी होती है वो शेल की होती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता है ना एब्जॉर्ब करता है, शेल की होती है जो भी एनर्जी होती है।
लेकिन एक बात आपको यह भी पता है कि अंदर वाले शेल की, प्रोटॉन के जितने पास वाला शेल होगा उसकी एनर्जी कम होगी और बाहर वाले शेल की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो जब हम बेटा इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो होता क्या है, जब तुमने हीट किया तो क्या होता है, तो इनमें से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को मान लो इसको एनर्जी मिली, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है, और इसको भी एनर्जी मिली, दोनों को एनर्जी मिली। ठीक है, अब एनर्जी मिलेगी तो एक ऐसे मान लो ये हो गया आपका, इस शेल की एनर्जी है 20 किलो जूल, कितनी एनर्जी है बेटा, 20 किलो जूल, और बाहर वाले शेल की एनर्जी कितनी है बेटा, 40 किलो जूल। ठीक है, तुमने मान लो हीट दी, एनर्जी तो उसको मिली, एनर्जी मिलेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी एनर्जी बढ़ते 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 कितनी हो जाएगी, 40 किलो जूल। तो जैसे ही 40 किलो जूल होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां से किसमें जंप कर जाएगा, इस वाले शेल में जंप कर जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है, लेकिन एनर्जी इसको अकेले को तो मिल नहीं रही है, एनर्जी तो इसको भी मिल रही होगी ना। तो बेटा जब इसको एनर्जी मिली तो इसके पास तो कोई शेल नहीं कि उस पर कूद के जाए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन मस्त झूमेगा, नाचेगा, गाएगा, इसको कहीं भी किसी शेल में कोई बंधन नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि माइनस का चार्ज बाहर निकला, है ना बेटा, ये अनायन है, आप ध्यान से देखो तो प्लस वाले को क्या कहते हैं, कैटायन, माइनस वाले को क्या कहते हैं, अनायन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है, तो ये अनायन के रूप में क्या हो गया, बाहर निकल गया। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप हीट करते हो तो शेल से बाहर निकल जाता है, अच्छी खासी हीट करने पे आखिरी शेल वाला बाहर निकलेगा शेल से। नीचे वाले के पास तो दूसरी शेल है ही कूदने के लिए, आखिरी वाले के पास कोई शेल ही नहीं, तभी तो आखिरी है, तो बाहर निकल के फ्री हो जाता है। समझ में आ रही बात, मतलब माइनस का चार्ज घूमने लगता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब जरा तुम यहां चले आना वापस। ये गैस बन चुका है, क्या बन चुका है बेटा, ये सब आपका गैस बन चुका है। क्या बन चुका है, गैस। ठीक है, अब मैंने क्या करी थी, अब मैंने बेटा इसकी हीट बढ़ाई थी, क्या करी थी, हीट बढ़ाई थी। ठीक है बेटा, मैंने जैसे ही इसकी हीट बढ़ाई, अब गैस से तो और कुछ बन नहीं सकता बेटा, सॉलिड से लिक्विड बन सकता है हीट करने पे, लिक्विड से गैस बन सकता है हीट करने पे, गैस से तो और कुछ बनने वाला है नहीं क्योंकि गैस ही अंत है। तो एक काम होता है, पूछो क्या, अगर गैस है तो एटम तो है ही ना भाई, गैस हो चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, एटम तो है ही ना, एटम से ही तो मिलके सब बने हैं। और अगर एटम है तो यह भी तय है कि इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, सत्य वचन है। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो गैस है, मैं गैस के कुछ पार्टिकल्स ऐसे बना लेता हूं। ठीक है, ये जो मैं गैस है, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स ऐसे बना लेता हूं। ठीक है, अब ये क्या बन गई बेटा, अब ये गैस बन गई। ठीक है, तो जब मैंने और ज्यादा हीट किया ना इनको, तो ये गैस पता क्या काम करता है, ये गैस अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। देखा, फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, ये गैस अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। क्या कर देता है, गैस अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, गैस अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। जैसे ही बाहर निकालेगा तो माइनस का चार्ज बाहर, ये प्लस का बन जाएगा, है ना, ये बाहर निकालेगा माइनस बाहर प्लस बन जाएगा, ये बाहर निकालेगा तो माइनस बाहर ये प्लस बन जाएगा, माइनस प्लस, बाहर निकल गया क्या, माइनस प्लस, बाहर निकला माइनस और प्लस। समझ में आ रही बात, बाहर निकला माइनस और प्लस, बाहर निकला माइनस और प्लस। क्या समझ में आ रहा है, अब इन गैस के ऊपर चार्ज आ गया, क्या आ गया बेटा, चार्ज आ गया। और अगर पढ़ी लिखी भाषा में बोलना पसंद करूंगा तो ये कहूंगा कि ये गैस कैसे हो गए बेटा, ये गैस आयोनाइज्ड हो गए। कौन से गैस हो गए बेटा, ये आयोनाइज्ड गैस हो गए। कौन से गैस हो गए, आयोनाइज्ड गैस, मतलब वो गैस जिनके ऊपर क्या हो, चार्ज, उन्हें आप क्या कहते हो, आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइज्ड गैस। तो गैस की ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, प्लाज्मा। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, ऐसी प्रॉपर्टी गैस की कहलाती है प्लाज्मा। नहीं समझ में आ रही बात, बहुत बेहतरीन ये चीज है, इसके बारे में बहुत डिटेल स्टडी पढ़ाई जाती है। जब हाईयर स्टडीज करोगे ना, बहुत बेहतरीन चीज है। अभी तो मैं आपको पूरा नहीं बता पा रहा हूं, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है इसमें। ठीक है, फिलहाल तो आप इतना जान लो होता क्या है, कैसे बनता है, ऐसे बनता है। आयोनाइज्ड गैस को यानी चार्ज गैस को हम क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मा कहते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब इसका मतलब ही तय है कि गैस आयोनाइज कब होगी बेटा, जब उसको हीट मिलेगी। अभी तो बताया, जब हीट मिलेगी तो उसको क्या होगी, आयोनाइज होगी। ठीक है, अब तक आप क्या पढ़ते थे, अब तक तो आप बेटा सॉलिड पढ़ते थे, लिक्विड पढ़ते थे, गैस पढ़ते थे। ये वाली गैस आप न्यूट्रल पढ़ते थे। कौन सी गैस पढ़ते थे, न्यूट्रल। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ये अनआयोनाइज्ड गैस थी। कैसी गैस थी बेटा, अनआयोनाइज्ड। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। ये प्लाज्मा क्या है, ये आयोनाइज्ड गैस है। तो जाहिर सी बात है इससे तो अलग हो गई ना, तो अगर इससे अलग हो गई तो ये भी तो एक मैटर हो गया स्टेट का। बेटा मैटर क्या है, जिसके पास अलग प्रॉपर्टी हो। सॉलिड जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, लिक्विड जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, गैस जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन न्यूट्रल गैस जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। आयोनाइज्ड गैस जो है वो तो इस वाली गैस से अलग ही हो गई ना, तो वो भी क्या हो जाएगी, एक पार्ट हो जाएगी किसका, मैटर का, तो वो फोर्थ पार्ट है। ठीक है,
अब वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। बातें ये चल रही थी कि ये पाए कहां जाते हैं। इतना तो तय हो गया कि बिना हीट किए ये मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि बिना हीट किए भैया गैस गर्म ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकालेंगे। तो ऐसी जगह पाए जाएंगे जहां हीट हो। जहां क्या हो बेटा? जहां हीट हो। और अगर इस दुनिया में हीट की बात करते हो तो एक शब्द बहुत दिमाग में आता है, एक शब्द दिमाग में आता है, वो ऐसा गोल सा, ठीक है, और उसके अंदर हल्का सा ऐसा ऐसा मैं कलर वलर कर दूं। समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को क्या बनाने जा रहा हूं मैं। भले थोड़ा सा गंदा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओ क्या है, ठीक है। इसका नाम थोड़ा पीला पीला भी कर दो। तुम्हारा येलो येलो डर्टी फैलो कर दिया मैंने, ठीक है। ये बेटा बन गया आपका बहुत ही घटिया किस्म का क्या? सूरज। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब मेरी बात सुनना, जो सन है यानी सूरज है, उससे गर्म तो कुछ नहीं है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। तो जाहिर सी बात है जो गैस इसके अंदर होंगी या जो इसके आसपास होंगी वो हाईली आयोनाइज्ड गैस होंगी। क्यों? वो तो फटाक से गर्म होंगी, फटाक से इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगी, तुरंत क्या हो जाएंगी? चार्ज हो जाएंगी, प्लस माइनस में बढ़ जाएंगी, आयोनाइज हो जाएंगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? यानी वो गैसेस जो किसके अंदर पाई जाती हैं? सन के अंदर, वो क्या होती हैं? आयोनाइज्ड गैसेस ही तो होती हैं। नहीं समझ में आई बात? वो होती है आयोनाइज्ड गैसेस, ठीक है। दूसरी बात, स्टार्स। कौन बेटा? स्टार को सफेद से बना लो, ये आपका बढ़िया सा सितारा बनता हुआ। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टार। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये भी बहुत गर्म होते हैं। इनके अंदर की भी जो गैसेस होती हैं वो कैसी होती हैं? आयोनाइज होती हैं। अब यहां बहुत मुद्दे की बात सुनना बेटा, हमारे प्लेनेट पे है क्या? 95% 97% क्या है? सन है और स्टार है, यही तो है। अबव 95% यही तो चीजें हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे अर्थ पे अप्रोक्सीमेटली 95% के ऊपर केवल और केवल क्या पाई जाती है बेटा? प्लाज्मा ही तो पाई जाती है। केवल केवल कौन सी गैस पाई जाती है? प्लाज्मा ही पाई जाती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्यों? क्योंकि अर्थ में है क्या? सन और स्टार। अधिकतर मेजर पोर्शन तो यही है ना अर्थ का, एटमॉस्फेयर का। जो ऊपर आप जाओगे तो अर्थ के प्लेनेट, अर्थ के सरफेस पे, है ना। तो बेसिकली जब 95% अबव यही चीजें हैं तो इनके अंदर की गैसेस तो प्लाज्मा होंगी, क्योंकि बहुत भयंकर हीट करते हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि 95% अबव हमारे अर्थ पे क्या पाई जाती है? प्लाज्मा गैस ही पाई जाती है, यानी आयोनाइज्ड गैस। कौन सी गैस बेटा? यानी ये आपकी आयोनाइज्ड गैस ही पाई जाती है, ठीक है। ये तो हो गया फोर्थ स्टेट मैटर का। समझ में आ गया? अगेन दिस इज नॉट इन योर सिलेबस बट गो थ्रू इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात? ठीक है। 4, मैंने 5 की बात करी थी ना, एक बच रहा है, ठीक है। 4 तो प्लाज्मा मैंने बता दिया, एक और होता है बेटा, उसका नाम है बोस। स्पेलिंग पता नहीं कब सही लिखेंगे। बोस आइंस्टीन, ठीक है। कंडेंसेशन क्या है बेटा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। क्या नाम है इनका? बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। क्या होती है पता है? मैं बताता हूं। गजब की चीज है ये। पहले तो बनाया किसने सुन लो। 2 साइंटिस्ट हैं, एक तो उसमें बहुत फेमस साइंटिस्ट इंडिया के ही हैं, एस.एन. बोस नाम था इनका, ठीक है। एस.एन. बोस नाम इनका। बार बार मैं ओ को ए क्यों बना देता हूं भाई? एस.एन. बोस नाम इनका, ठीक है। इन्होंने, ये मुझे लगता है कि वर्ल्ड के, इंडिया ही के नहीं वर्ल्ड के सबसे ज्यादा अंडररेटेड साइंटिस्ट हैं, जिनके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट। समझ में आ रही बात? तो बहुत अंडररेटेड साइंटिस्ट में से एक है। बट जो जैसे आप लोग, तो मैंने बता दिया, तो जो लोग पढ़ते हैं इनको वो तो जानते हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बट लेकिन ज्यादा फेमस ये नहीं हो पाए थे, ठीक है। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, किसको लिखी थी भाई? आइंस्टीन को लिखी थी, ठीक है। उसमें इन्होंने पूरी इस थ्योरी के बारे में बताया था। फिर आइंस्टीन ने बहुत दिनों तक वर्क किया उस पर, और उसके बाद उस चीज का खोज भी करी इन्होंने। तो उन्होंने अकेले, आइंस्टीन ने इसका क्रेडिट नहीं लिया, थोड़े दयालु टाइप के आदमी थे। इन्होंने बोस को भी उसमें शामिल किया, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन या कंडेंसेट। होता है क्या? अब ये सुनो, मैं बताता हूँ बोस क्या होता है बेटा। एक पार्टिकल होता है बोसॉन्स। सुनो होता क्या है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये है बेसिकली कि जब किसी भी बोसॉन पार्टिकल को, बताता हूं बोसॉन क्या होता है बेसिकली। जब किसी भी बोसॉन पार्टिकल को, किसको? जब किसी भी बोसॉन पार्टिकल को, बोसॉन पार्टिकल को जब किसी भी बोसॉन, इफ यू हीट लिखो, चलो हटाओ,
जब आप किसी भी बोसॉन, पहले समझ लो उसके बाद लिखना तो बाद में यार, जो बोल रहा हूं वही लिख लेना, ठीक है। जब आप किसी भी बोसॉन पार्टिकल को, समझ में आ रही बात, ठंडा करते हो, बहुत ध्यान सुनना कि कब ठंडा करोगे, लो डेंसिटी पे ठंडा करते हो। किस पे बेटा? लो डेंसिटी पे। जब आप किसी भी बोसॉन पार्टिकल को ठंडा करते हो, किस पे? लो डेंसिटी पे, तो एक टेम्परेचर आता है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या कहते हैं बेटा? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जिसको नहीं पता है कि ये क्या होता है वो जान ले आज। बेटा जीरो केल्विन, कौन सा केल्विन बेटा? जीरो केल्विन होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। केल्विन क्या होता है बेटा? केल्विन टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट होती है। आप सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट ये सब पढ़ते हो, सब भूल जाओ, सिर्फ क्या याद रखो, केल्विन। केल्विन क्या होती है? टेम्परेचर की स्टैंडर्ड एसआई यूनिट होती है, ठीक है। अब मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि 1 डिग्री सेल्सियस में 273.15 केल्विन होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? 1 डिग्री में, ऐसे मान लो मेरे पास 10 डिग्री सेल्सियस है, कितना टेम्परेचर है? 10 डिग्री, तो इसमें तुम 10 ऐड कर दो, यानी क्या हो जाएगा ये 283.15 केल्विन। अगर 100 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? 383.15 केल्विन, ठीक है। अब बात ये है कि जीरो केल्विन कब होगा बेटा? जीरो केल्विन तो तब होगा ना जब तुम्हारा कितना टेम्परेचर हो जाए? -273.15 डिग्री सेल्सियस। जब इतना होगा तो तुम इसमें ये ऐड करोगे। अगर तुम्हें इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए अभी बोला मैंने 273.15 से आप ऐड करते हो, तो इसको जरा तुम जोड़ दो तो वही तो आ जाएगा -273.15, और ये करोगे तो +273.15, दोनों कट जाएंगे और ये क्या आ जाएगा? ये तुम्हारा आ जाएगा जीरो केल्विन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो बेटा वो टेम्परेचर जहां केल्विन का स्टेट कैसा हो? जीरो हो, उसको आप कहते हो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो बेटा नॉर्मल तो हम लोग जो टेम्परेचर नापते हैं, ठंडी वंडी पड़ रही है तो डिग्री में ही नापते हैं। सोचो 1-2 डिग्री सेल्सियस पे कितना भयंकर ठंडा होता है, तो ये सोचो कितना जबरदस्त होगा -273 डिग्री सेल्सियस। मतलब एकदम शायद जिंदा भी ना रह पाऊं मुझे लगता है कि इतनी ठंडे देखने के लिए, लेकिन ऐसा होता है लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट करने पे, ठीक है। और शीशे में पैक करके उतनी ठंडी रखते हैं वो लोग। समझ में आ रही बात? वो एपरेटस वैसे सेट करते हैं, वो लोग खुद नहीं आते उतनी ठंडी में, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बोसॉन पार्टिकल को लो डेंसिटी पे, ये बहुत ध्यान रखना, लो डेंसिटी पे। क्यों लो डेंसिटी पे करते हैं? क्योंकि अगर हाई डेंसिटी पे करोगे ना तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बोसॉन पार्टिकल को लो डेंसिटी पे, ठीक है, जब ठंडा करते हैं, क्या करते हैं? कूल डाउन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कूल डाउन, ठंडा करते हैं, ठीक है। किस पे? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। तो वो अपनी पार्टिकल का कैरेक्टर खो देता है और एक एटम की तरह बिहेव करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सुपर एटम। क्या? एक एटम की तरह बिहेव करने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं सुपर एटम। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आप सुन लो बोसॉन किसे कहते हैं। तो बोसॉन तो बेटा बहुत बड़ी चीज है, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे। तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से भी सिलेबस से ऊपर ही है ये, तो मैं तो भी हल्का हिंट दे देता हूं, एक ट्रिक बता देता हूं बोसॉन निकालने की, सुन लो। जैसे जिसका इलेक्ट्रॉन का प्लस प्रोटॉन का प्लस न्यूट्रॉन का सम इवन नंबर है। क्या है बेटा? इवन नंबर। जिसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या है? इवन नंबर। वो क्या कहलाएंगे? बोसॉन। वो क्या कहलाएंगे बेटा? बोसॉन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो होता है ना, वो होता है हीलियम 4। क्या होता है बेटा? हीलियम 4। ये क्या होता है? ये आइसोटोप है हीलियम का, गजब का है ये आइसोटोप होता है किसका बेटा? हीलियम का, ठीक है। ये फ्लूइड होता है एक। क्या होता है बेटा? ये फ्लूइड होता है। अब इसके बारे में बताता हूं थोड़ा सा तुमको मैं, ठीक है। हीलियम के अंदर ऐसा माना जाता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब तुमको इनको ऐड करोगे तो क्या आया? 6 आया, जो कि इवन नंबर है। तो अगर ये इवन नंबर है तो ये कैसा है बेटा? ये बोसॉन पार्टिकल है। कैसा है बेटा? ये बोसॉन पार्टिकल है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो बोसॉन पार्टिकल बेसिकली वो पार्टिकल होते हैं जिनको अगर आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी जीरो केल्विन पे ठंडा करो, लो डेंसिटी में, हाई डेंसिटी करोगे तो लिक्विड बन जाएंगे, लो डेंसिटी में करोगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं और क्या बन जाते हैं? एक एटम की तरह बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। लिक्विड इसलिए बन जाएंगे बेटा, एक बात और जान, लिक्विड कब बनते हैं? लिक्विड बेटा 3 एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है, कभी 2 एटम का कॉम्बिनेशन लिक्विड नहीं बना सकता। समझ में आ रही बात? लिक्विड हमेशा कितने एटम के कॉम्बिनेशन से बनेगा? कम से कम 3, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं होंगे। जैसे कि अब H2O ही की तुम बात कर लो तो इसमें 3 एटम आ गए ना, एक हाइड्रोजन का, एक और हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है। अब तुम इसको अलग कर लो H2, तो ये तो गैस है।
ये तो आपका लिक्विड है नहीं। तो लिक्विड कितने एटम, 3 एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 3 से कम नहीं, मतलब 2 एटम का कॉम्बिनेशन कभी लिक्विड नहीं बनाएगा, वो गैस ही बनाएगा, ठीक है, या कुछ और ही बना सकता है बट लिक्विड तो नहीं बनाएगा, ठीक है। ये जो देख रहे हो बेटा हीलियम 4, ये बड़ी खासियत है इसकी। जब इसको, ये फ्लूइड होता है, क्या होता है बेटा, अच्छा लिख दिया है, क्या होता है बेटा, फ्लूइड। फ्लूइड तो आप जानते ही हो, फ्लूइड वो होते हैं, मरकरी वगैरह देख लो या जेली वगैरह देख लो, तो वो फ्लो नहीं करते हैं, वो उतनी तेजी से कहां फ्लो कर पाएंगे जितनी तेजी से लिक्विड फ्लो करेगा, है ना। यही एक्सपेरिमेंट बहुत तगड़ा हुआ था इसमें। हुआ क्या था कि जब इसको ठंडा किया गया, अब बोसॉन का पार्टिकल, इसको ठंडा किया गया, तो यह माना गया था कि ये किस टेम्परेचर पे एटम की प्रॉपर्टी शो करेगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, जो कि क्या है -273 डिग्री 0.15, यही तो था सेल्सियस। लेकिन इस पे ये शो करेगा, या मैं 0 केल्विन लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। किस पे बेटा, 0 केल्विन पे ये शो करना चाहिए था, तो इसको बेटा हीलियम 4 को। लेकिन जब इसको ठंडा किया गया तो ये इससे पहले ही 2 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 केल्विन पहले ही, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, 0 पे नहीं पहुंचा था, 2 केल्विन पे ही ये बेटा सुपर कूल हो गया। क्या हो गया, कूल हो गया। और सुनो, और इसकी जो विस्कोसिटी है, मैं बताता हूं विस्कोसिटी किसे कहते हैं, और इसकी विस्कोसिटी हो गई 0। क्या हो गई बेटा, इसकी विस्कोसिटी हो गई 0। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, सुनो ये क्या हुआ मैं बता रहा हूं, इसकी विस्कोसिटी 0 हो गई। सुनना, तुमने कोई एक बीकर लिया मान लो, ठीक है, मैं ऐसे मान लो मैंने यहां पे लिया बीकर, ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, फ्लूइड। अब पहले सुन लो, इस बीकर के अंदर जो है ना, मैंने हल्के हल्के पोर्स हैं, छोटे छोटे क्या है, पोर्स हैं, मतलब खाली स्पेस है, हल्की हल्की क्या बेटा, खाली स्पेस छोड़ दी, ठीक है, हल्की हल्की खाली स्पेस, एकदम हल्की हल्की, ठीक है, बहुत थोड़ी थोड़ी, एकदम माइन्यूट पार्टिकल, इतना कि अगर इसमें कोई फ्लूइड डालूंगा, क्या डालूंगा बेटा, इसमें अगर कोई मैं फ्लूइड डालूंगा, ठीक है, अगर मैं इसमें कोई फ्लूइड डालूंगा, मान लो मैंने फ्लूइड डाल दी, ठीक है, तो बेटा फ्लूइड तो गाढ़ी होती है ना, फ्लूइड क्या होती है, फ्लूइड तो गाढ़ी होती है, तो अगर फ्लूइड गाढ़ी होती है तो इससे तो फ्लो करेगी नहीं, इस पार्टिकल, फ्लूइड तो वैसे भी गाढ़ी होती है, तो इस पार्टिकल से तो नीचे आने वाली है नहीं, वो तो वैसी की वैसी जम जाएगी, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम ठंडा करते गए तो उम्मीद थी कि ये 0 केल्विन पे क्या हो जाएगा, फ्लूइड बन जाएगा, ये पूरा वाटर की तरह काम करेगा, लिक्विड की तरह। लेकिन जैसे ही हम 2 केल्विन पे पहुंचे, किस पे पहुंचे बेटा, 2 केल्विन पे, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस पहले ही, ठीक है, तो यहां पे ये बन गया प्योर लिक्विड। क्या बन गया बेटा, प्योर कह लो या सुपर प्योर लिक्विड बन गया, क्या बन गया, सुपर प्योर लिक्विड, सुपर लिक्विड या सुपर एटम कह लो, ठीक है। मतलब यहां पे इसकी विस्कोसिटी 0 हो गई, क्या हो गई, 0, विस्कोसिटी 0। विस्कोसिटी 0 होने का मतलब समझते हो, विस्कोसिटी 0 होने का मतलब ये है, विस्कोसिटी किसे कहते हैं पहले तो ये जान लो। कोई फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रही है नदी या कोई भी पानी, कुछ भी फ्लो कर रहा है, उस फ्लो को जो रोके वो विस्कोसिटी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, समझ में आ रही बात, मतलब बहने के अंदर रास्ते में जो रुकावट आती है उसको विस्कोसिटी कहते हैं, फ्लो को रोकने वाला, ऑब्स्ट्रक्शन लगाना किस पे, फ्लो पे, वो विस्कोसिटी कहलाती है। तो आप खुद बताओ, अगर इसकी विस्कोसिटी 0 हो गई तो ये फ्लो करेगा, और फ्लो करेगा तो जैसे ही 2 केल्विन पे ये पहुंचा बेटा, जैसे ही 2 केल्विन पे पहुंचा, ये यहां से, कहां से बेटा, ये यहां से तुरंत नीचे बहने लगा, फटाफट 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 फटाफट, इवन यहीं से नहीं, ये बाहर से भी नीचे आने लगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। और एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो इसके ऊपर फाउंटेन बनाया गया था, इसका एक फाउंटेन एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ऐसा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट था कि जब ये फाउंटेन के लिए ऊपर गया तो ऊपर ही चलता चला गया, नीचे आ ही नहीं रहा था, मतलब लगातार फ्लो कर रहा था, चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। कई लोग अगेंस्ट ग्रेविटी भी कहते हैं इसको, माइनस कि 2 केल्विन पे जब ये इसको ठंडा कर दो आप, तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो करता है। समझ में आ रही बात। तो हीलियम बहुत तगड़ा, ये जो हीलियम का आइसोटोप है बहुत तगड़ी चीज है ये, ठीक है। तो ये एक बोसॉन या बोस-आइंस्टीन का पार्टिकल है, ठीक है। तो इतनी चीजें मुझे आपको बतानी थी और मैंने बता दी। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन ये अलग से, ठीक है, दोनों ही अलग है, सॉलिड लिक्विड गैस है, तो इसलिए इन दोनों को अलग प्रॉपर्टी में ही रखा गया है, ठीक है। तो आप एक बार और जान लो बोस-आइंस्टीन क्या होता है। बोस-आइंस्टीन बेटा पहली बात तो बोसॉन होते हैं। बोसॉन क्या होते हैं बेटा, बोसॉन वो पार्टिकल्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या हो, इवन नंबर हो। क्या बेटा, इवन नंबर हो, ठीक है। बाकी ऑड नंबर आ गया तो फ्रियॉन्स कहलाते हैं, वो फिर आपके अभी सिलेबस में नहीं, बहुत हायर लेवल स्टडीज में एमएससी वगैरह में पढ़ोगे आप, ठीक है। इतनी चीज आप जान लो। ये क्या होते हैं, बोसॉन्स होते हैं, ठीक है। बोसॉन को जब आप हीट करो, ये सब करते जाओ, तो एक आपका सबसे बड़ा इसमें एग्जांपल मैंने हीलियम 4 दे दिया। ये एक्सेप्शनल एग्जांपल भी दिया तो एक्सेप्शनल दिया। ये एब्सोल्यूट 0 तक रुकता ही नहीं है, 2 डिग्री पहले ही या 2 केल्विन पहले ही
ऐसा ठंडा होता है, उसके बाद सुपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है, 0। मतलब इसके फ्लो में कोई रुकावट ही नहीं। तो जब फ्लो में कोई रुकावट नहीं तो बेहतरीन फ्लो करेगा, और इवन इतना भयंकर फ्लो करता है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो करता है, अपने आप ही कूद कूद के बाहर आने लगता है बर्तन से। समझ में आ रही बात? ऐसे गिलास है ये, अब ये से ये है बेटा, है ना, जाहिर सी बात है। अब ये है, अब जैसे मैं ऐसे जब तक इसको पूरा गिराऊंगा तब तक पानी नहीं गिरेगा, लेकिन अगर ये हीलियम होती 2 केल्विन पे तो ये अपने आप बाहर आने लगती। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो सोच लो कितनी जबरदस्त बात है। कुछ समय के लिए इसको हीलियम बना लिया था मैंने भी। चलो आगे, समझ में आ गई बात? तो बस इतनी बातें बतानी थी। अब क्या पढ़ना है, हाउ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। आओ देखते हैं कैसे करेंगे। देखो भाई, मैटर का स्टेट 2 चीजों से चेंज होता है। कितनी चीजों से? 2। या तो आप टेम्परेचर के साथ छेड़खानी कर दो, मतलब टेम्परेचर चेंज कर दो। चेंज करने का मतलब चाहे बढ़ा दो चाहे घटा दो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। या फिर आप प्रेशर के साथ छेड़खानी कर दो, है ना, चाहे बढ़ा दो चाहे घटा दो। अब वो कुछ भी बनेगा, लेकिन जो उस समय उसका स्टेट है उससे तो चेंज हो जाएगा। अगर सॉलिड है तो लिक्विड गैस कुछ भी बन सकता है, गैस है तो लिक्विड सॉलिड कुछ भी बन सकता है। मतलब कोई भी मैटर अगर दे रखा है तो उसका स्टेट अगर आपको चेंज करना है तो आप टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, प्रेशर बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। इन दोनों को ही घटा और बढ़ा के ही हम क्या करते हैं, किसी भी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अभी तो टेम्परेचर के, आपको प्रेशर के बारे में पढ़ना नहीं मुझे लगता है ज्यादा, आपको टेम्परेचर की दिया है सिलेबस में, तो आपको टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है मेनली। देखो, मेल्टिंग और फ्यूजन, ये सॉलिड है। एक बात बताई थी तुमको, अगर आप हीट करते हो, क्या करते हो प्यारे बच्चों, हीट, और अच्छे से समझा लेता हूं तुमको। अगर तुमने इसको हीट दिया, ठीक है, तो हीट करोगे तो इसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, इसके पार्टिकल्स, पहले मैंने बताया ना पार्टिकल्स भागते हैं, तो पार्टिकल्स, अगर मान लो ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स पहले धीरे धीरे भाग रहे थे, सुस्त थे बेचारे, लेकिन जैसे ही इनको आग लगेगी, ठीक है, अब तुम ही हो, कहीं तुम्हारे पीछे ये भी कोई कुत्ता पड़ जाए या तुम्हारे शरीर पे मान लो कहीं गलती से आग वाग टच हो जाए तो एकदम उछल जाओ, तो समझ में आएगी नहीं बात, एकदम उछल जाओगे, परेशान हो जाओगे। वैसे ही जैसे इनको हीट मिलेगी, आग मिलेगी, ये बहुत तेज भागना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये बहुत ही तेज भागना शुरू हो जाएंगे, और जब बहुत तेज भागेंगे तो ये वाले स्पेस को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, और ये वाले स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे तो बीच में क्या हो जाएगी, जगह छूट जाएगी, और आप देख लो बीच में जगह छूट गई। और ये जब जगह छूटेगी, मॉलिक्यूल थोड़ा दूर हो जाएंगे, तो ये किसका केस बन जाता है, फिर ये केस बन जाता है प्यारे बच्चों लिक्विड का। किसका केस बन जाता है, लिक्विड का। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? सॉलिड को तुमने हीट किया, जो मॉलिक्यूल पास से वो दूर हो गए, दाएं बाएं उन्होंने अपनी जगह कैप्चर कर ली, और कैप्चर करने के बाद जो बीच में स्पेस बच गई, तो इसका मतलब उसके अंदर थोड़ी, ये देखो थोड़ी बहुत स्पेस आ गई, इस स्पेस के आने की वजह से ये किसकी प्रॉपर्टी शो करने लगा, लिक्विड की। और हीट करोगे तो और स्पेस आएगी, फिर वो गैस बन जाएगा, ठीक है। तो हीटिंग से सॉलिड, हीटिंग से क्या होता है बेटा, हीटिंग से सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। उल्टा कर दो, ठंडा करोगे और चिपकेंगे, ठंडी लगेगी तो भाई चिपक के आदमी रहेगा ना कि ठंडी लग रही है, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठंडी लग रही है भाई, 2-4 लोगों के साथ ही रहो तो ठंडी लगेगी तो और चिपकेगा, चिपकेगा तो क्या होगा, वापस क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। पलट देना इसको, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आप लिख भी लो, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, ठीक है। और अगर टेम्परेचर घटा रहे हो, अगर टेम्परेचर घटा रहे हो तो फिर उल्टा कर देना बेटा, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में, खत्म बात, ठीक है। इतनी सी बात है। देखो मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, सॉलिड का पिघलना लिक्विड में कहलाता है मेल्टिंग, ठीक है। सॉलिड का पिघलना लिक्विड में क्या कहलाता है, मेल्टिंग, ठीक है। और जिस पॉइंट पे वो मेल्ट करता है या जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आ रही बात? मतलब वो पॉइंट जहां पे सॉलिड का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर मतलब वही है कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का जो इंटरनल प्रेशर है वो 1 atm के बराबर हो जाए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो बेसिकली उसको आप क्या कह दोगे, उस कंडीशन में वो क्या बन जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, समझ में आ रही बात? वो टेम्परेचर जहां पे प्रेशर किसके बराबर हो जाए, 1 atm के बराबर हो जाए, वो कहलाएगा क्या बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट किसका, सॉलिड का। समझ में आ रही बात? ठीक है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, पता ही आपको। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड का जो एटमॉस्फेरिक
सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आप कह सकते हो कि सॉलिड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है बेटा, ये 1 atm के बराबर होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। तो काफी सिंपल सिंपल चीजें हैं। अब यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लेटेंट हीट मतलब अपनी हीट, पर्सनल हीट, ठीक है। कितना पर्सनल, 1 kg। कितना पर्सनल बेटा, 1 kg। तो लेटेंट एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब पर्सनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड, किसमें बेटा, लिक्विड में। फिर वही 1 atm प्रेशर जब बराबर हो जाए एट 1 atm प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो लेटेंट हीट क्या है, वो हीट जो 1 kg सॉलिड को किसी में कन्वर्ट करे, लिक्विड में, का 1 atm प्रेशर पे या एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, बेसिकली जो भी आप समझ सकते हो, एटीएम को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दोबारा सुन लो, फ्यूजन का मतलब क्या समझ गया, मतलब फ्यूजन का मतलब हो गया, फ्यूजन का मतलब ही क्या हो गया बेटा, मेल्टिंग हो गया। क्या मतलब हो गया, मेल्टिंग हो गया, ठीक है। बस कितने की मेल्टिंग, वो 1 kg की मेल्टिंग हो गई, 1 kg सॉलिड की मेल्टिंग हो गई। नहीं समझ में आ रही बात, तो बस ये है, ठीक है। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, हाँ जाहिर सी बात है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तभी तो मेल्टिंग होगी। 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको आप क्या कहोगे, उसको आप मेल्टिंग पॉइंट कहोगे। क्या दिक्कत है, सिंपल है, ठीक है। चलो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर का क्या फर्क है, अभी तो बताया, तुम हीट दे रहे हो तो कर क्या रहे हो, टेम्परेचर ही तो बढ़ा रहे हो, बस वही कहानी है। ये बढ़िया लिक्विड है, तुमने इसको बढ़िया हीट दी, दोबारा से हीट दोगे तो वही वाली कहानी होगी जो मैंने बताई है। क्या बताई है, मॉलिक्यूल को हीट मिलेगी, मॉलिक्यूल भागेंगे, एकदम पास पास आके चिपक जाएंगे, बीच का रास्ता खाली कर देंगे, ये देखो मॉलिक्यूल दूर दूर भाग गए, और कुछ मॉलिक्यूल तो बन के गैस उड़ भी गए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो अगर गैस बन के उड़ गए तो बेसिकली आप सिंपल ऐसे समझो कि मॉलिक्यूल कहां हो गए, दूर दूर, और मॉलिक्यूल अगर दूर दूर हो गए तो दूर दूर बहुत मॉलिक्यूल किसके होते हैं, वो होते हैं गैस के। तो आप ध्यान से देखो, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। तो बहुत ज्यादा हीट करोगे तो मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे, और दूर हो जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इतने दूर हो जाएंगे कि वो क्या ही बन जाएंगे, वो सीधे गैस बन जाएंगे। तो इस कंडीशन को आप क्या कहोगे, बॉइलिंग, हीटिंग, सॉरी, इसको आप कहोगे इवेपोरेशन। क्या कहोगे बेटा, इवेपोरेशन। समझ में आ रही बात। तो यहां से यहां का जो प्रोसेस होता है, ये होता है इवेपोरेशन। क्या होता है बेटा, इवेपोरेशन। पलट दो इसको, वापस गैस से तुम्हें लिक्विड बनाना है, ठंडा कर दो, ठंडा कर दोगे वापस आ जाओगे, ठीक है। इसको आप कूलिंग कहते हो, इस प्रोसेस को आप कूलिंग कहते हो। वैसे इसका नाम कंडेंसेशन होता है। क्या नाम होता है बेटा, कंडेंसेशन, ठीक है। गैस से क्या बनाना, लिक्विड बनाना, कंडेंसेशन होता है। जैसे HCl, HCl हमें नेचर में कैसे मिलती है, HCl हमें गैस के फॉर्म में मिलती है, बट इसको हम लैब में बनाते हैं। एक प्रोसेस होता है बैक सक्शन, स्पेशल फनल अरेंजमेंट के थ्रू। इसमें बैक सक्शन भी होता है, बैक सक्शन, स्पेशल फनल अरेंजमेंट, स्पेशल फनल अरेंजमेंट के थ्रू इनको बनाते हैं, अरेंजमेंट के थ्रू इनको बनाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो वो उसके बाद क्या बनती है, HCl एसिड बनती है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। कंडेंसेशन ही होता है वो, यहाँ से यहाँ का जो प्रोसेस होता है ना, ये कंडेंसेशन ही होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा, ये आपका कंडेंसेशन ही होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो ये आप कूलिंग वगैरह कर दो तो ठीक है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है, बाकी तो बहुत सिंपल है। यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होने का जो टेम्परेचर होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा तुमको, ठीक है। तो टेम्परेचर वही वाली कहानी है कि लिक्विड का वो टेम्परेचर जिसपे वो 1 atm प्रेशर के बराबर हो जाए, वो क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, जो कि नॉर्मली कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 प्लस 100 केल्विन, यानी 373.15, कितना प्यारे बच्चों, केल्विन, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही बात है, उसको आप कहते हो वो बॉइलिंग पॉइंट। फॉर वाटर इट इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373.15 केल्विन, ठीक है। ये आपकी बात हो गई। लेटेंट हीट, जैसे लेटेंट हीट ऑफ आपने फिजन पढ़ा था, वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मतलब 1 kg, वही वाला हाल होगा। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट 1 atm प्रेशर इज कॉल्ड, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड हीट, क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब क्या है, सेम है, मेल्टिंग हो चाहे वेपराइजेशन हो। अगर वो 1 किलोग्राम के लिए हो रही है तो मेल्टिंग के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह देते हो, और इसके लिए वेपराइजेशन के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कह देते हो। लेटेंट हीट यहां आ गया, मतलब वो हीट जो 1 kg पे चल रही है। अगर वो मेल्टिंग होगा तो सॉलिड को 1 kg चाहिए होगी, वेपराइजेशन होगा तो लिक्विड को 1 kg चाहिए होगी। सिंपल बात, खत्म। समझ में आ रही बात, बस इतनी सी बात जान लो, और कुछ है नहीं। देखो अपना बढ़िया मस्त हीट वगैरह कर रहा है ये, ठीक है।
सब्लिमेशन। अब सुनो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर मुझे सॉलिड से, अब ये क्या है, अब तक तो कंजिक्यूटिव पढ़ रहे थे ना, और ये क्या है, गैस है, ठीक है। अब तक आप क्या पढ़ रहे थे, अब तक आप ये पढ़ रहे थे कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, या फिर गैस से लिक्विड बन रहा है और लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। अब अगर मुझे कुछ ऐसा करना है बेटा, कैसा करना है बेटा, मुझे सॉलिड से गैस बनाना है या फिर गैस से सॉलिड, मतलब बीच वाला रास्ता खत्म ही कर दो, बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, सीधे पहले से आखिरी, आखिरी से पहला, बीच वाला गया, ठीक है। तो इसके लिए भी अच्छा है, क्या दिक्कत है। अब इतना तो तय है कि बेटा इसके मॉलिक्यूल तो बहुत पास होंगे, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है पास, और इसके मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े क्या होंगे बेटा, नहीं थोड़े थोड़े नहीं, अच्छे खासे दूर होंगे, तो गैस है, बहुत अच्छे खासे दूर होंगे। जब इसको तुम हीट करते थे ऐसे 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 करके, तो ये किस में कन्वर्ट होता था, लिक्विड में, है ना। जब इसको हीट करते थे तो ये किस में कन्वर्ट होता था, गैस में। अब तुम्हें यहां से यहां हीट करना है, मतलब तुम्हें यहां से सीधे कन्वर्ट करना है यहां पे, इसका मतलब तुमको बहुत हाई अमाउंट में हीटिंग करनी पड़ेगी, हाई अमाउंट, मतलब दोगुनी की हीटिंग करनी पड़ेगी ना। इसमें तुमको प्यारे बच्चों बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ हीटिंग करनी पड़ेगी। तुमने इसमें बेहतरीन हीटिंग करी और अब ये बन रहा है, बहुत ज्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी और उतनी ही ज्यादा कूलिंग करनी पड़ेगी, तो ये वापस क्या बन जाएगा, एमिन से सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से यहां जाने के प्रोसेस को आप कहते हो सब्लिमेशन। भूलना मत, ये सब प्रोसेस सीधे पूछ लेता है वो, इसको आप क्या कहोगे प्यारे बच्चों, सब्लिमेशन। और यहां से यहां आने के प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो डिपोजिशन। क्या कहते हो, इसको आप कहते हो डिपोजिशन, ठीक है। चलो, इतनी चीजें आपको देखनी है। इंटर कन्वर्जन आप देख सकते हो, इसमें तो स्पेसेस की बात चल रही है, तो नेग्लिजिबल स्पेस होता है सॉलिड में, मोर देन सॉलिड होता है, और इसमें तो बहुत ज्यादा स्पेस होता है, ठीक है। जैसे अगर हाईली कंप्रेसिबल बता ही दिया, क्यों, क्योंकि स्पेस ज्यादा है, तो कंप्रेस करोगे तो और पास आने की संभावना इनमें ज्यादा है। इनमें पास आने की संभावना कम है तो थोड़ा कम कंप्रेसिबल होते हैं, इनमें और क्या ही पास लाओगे तो इसमें नेग्लिजिबल होता है। मतलब जिसमें जितना पास आप ला सकते हो कंप्रेसिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो सॉलिड में पास और कितना ही लाओगे तो नहीं ला सकते हो, तो कंप्रेसिबिलिटी खत्म है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको इसमें देखनी है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है, प्रेशर का चेंज क्या है पहले तो ये देख लेंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट आपका हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब सुनना जरा, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, ये तो अभी बताया मैंने, प्रूफ भी किया है कि गैसेज क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है। सुनो होता क्या इफेक्ट ऑफ, हाँ ये मान लो ऊपर है, ठीक है, ये तुमने क्या लगा रखा है, एक स्टॉपर लगा रखा है, मान लो क्या लगा रखा है, स्टॉपर मान लो लगा रखा है, ठीक है। ये आपका नापने के लिए रखते हैं प्रेशर को, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने स्टॉपर को दबाया, इन्होंने क्या किया बेटा, इस स्टॉपर को दबा दिया। अब देखो दबाने के बाद वो कहां आ गया, लगभग लगभग यहां आ गया, ठीक है। तो हुआ क्या, पहले तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर थे, जब तुमने दबाया तो उसके मॉलिक्यूल कहां आ गए बेटा, ये आ गए पास पास, कहां आ गए बेटा, ये आ गए पास पास। और पहले कैसे थे, पहले तो बेटा दूर दूर, कैसे थे बेटा, पहले थे दूर दूर। तो जैसे ही ये पास आए, ये किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। क्यों बेटा, जब ये पास आएंगे तो पास आते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि इतने पास आ जाएंगे कि ये क्या बन जाएंगे, लिक्विड। क्या बन जाएंगे, लिक्विड। तो जब लिक्विड बन जाएंगे तो फिर गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। ऐसा कब हुआ, जब आपने प्रेशर बढ़ाया। बेटा आपने बाहर से प्रेशर लगाया है ना, प्रेशर लगाया तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और मतलब प्रेशर बढ़ाने पे भी लिक्विड में कन्वर्ट होगा सॉलिड, और टेम्परेचर बढ़ाने पे भी क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। यानी इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां तो ये बात तो कहोगे ही, दूसरी बात ये कह सकते हो चाहे टेम्परेचर हो चाहे प्रेशर हो, ठीक है, अगर आप दोनों को बढ़ा रहे हो, है ना, दोनों में से किसी को भी ज्यादा कर दोगे तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी सॉलिड कह रहा हूं, सॉलिड तो कंप्रेसिबल नहीं होते ना। एक बात और, इस चीज को सॉलिड में नहीं कर सकते हो, सॉलिड तो कंप्रेसिबल ही नहीं होंगे, उनको तुम दबा ही नहीं पाओगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, गैस को ही दबा सकते हो, ठीक है। तो जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, सॉरी, ठीक है। गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। मैं यहां थोड़ा सा उल्टा बोल गया, गैस को कंप्रेस कर सकते हो या सॉलिड होगा ही नहीं ना, ठीक है। तो गैस को कंप्रेस करके लिक्विड में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कब, जब प्रेशर आप बढ़ा के दबा दो उसको, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रुक जाओ कुछ गलत हो गया लग रहा है, 1 मिनट यहां कर देता हूं, जरा अच्छा रहेगा। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या किया बेटा, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल दूर जाते हैं, और प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल पास आते हैं। तो सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ठीक है।
टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स या ब्रैकेट में लिख लो पार्टिकल्स कहां जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स जाएंगे दूर, यानी पार्टिकल्स कहां जाएंगे, दूर, ठीक है। और प्रेशर बढ़ाओगे तो आपने देख ही लिया, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, पार्टिकल्स आएंगे पास, तो पार्टिकल्स कहां आएंगे बेटा प्रेशर बढ़ाने पे, पार्टिकल्स आएंगे पास। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। तो मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर मैं लिक्विड और गैस को कंसीडर करके चलता हूं, अभी सॉलिड को मैं भूल जाता हूं, सॉलिड इसमें ज्यादा यूज भी नहीं आता। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो अगर ये सॉलिड होगा, क्या होगा बेटा, सॉलिड होगा, तो ये थोड़ा दूर दूर होंगे। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसके मॉलिक्यूल और फैलेंगे, और फैलते फैलते किस टाइम तक आ सकते हैं, गैस के टाइम तक आ सकते हैं। मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस में। कब, जब तुमने क्या कर दिया बेटा, जब तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। लेकिन जब तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, प्रेशर, तो इसमें प्रेशर बढ़ाओगे तो ये और कम हो जाएगा, ये तो उल्टा सॉलिड में चला जाएगा। तुम इसको प्रेशर, तुम इस पे देखो, प्रेशर उस पे ही लगेगा जिसके मॉलिक्यूल दूर होंगे, जिसके मॉलिक्यूल पास होंगे उस पर उतना प्रेशर का काम ही नहीं आएगा। तो सबसे दूर किसके मॉलिक्यूल होते हैं, गैस के, सबसे दूर इसी के पार्टिकल तो होते हैं ना। तुमने इस पे प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाओगे जब, तो ये क्या आएगा, प्रेशर लगाओगे दबेगा, दबेगा तो उसके मॉलिक्यूल क्या आएंगे, थोड़े थोड़े और पास, थोड़े थोड़े क्या हो जाएंगे, और पास आएंगे। और पास आते आते एक ऐसा टाइम आएगा कि वो सीधे सीधे क्या बन जाएंगे, लिक्विड ही बन जाएंगे। तो ये प्रेशर बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाने पे गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां पे बिल्कुल है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो लिक्विड से गैस जा रहे हो, है ना, और अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो उल्टा आ रहे हो, गैस से लिक्विड आ रहे हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। तो जो काम टेम्परेचर बढ़ाने पे हो रहा है उसका उल्टा काम क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने पे हो रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको मत भी लिखो, आप इतना ही समझ लो, बहुत है। समझ में आ रही बात, टेम्परेचर बढ़ाने से आप जिस रास्ते पे जाओगे, प्रेशर बढ़ाने से उसके उल्टे रास्ते पे आओगे। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे, और प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, कंप्रेस करो। प्रेशर बढ़ाने का मतलब उसको दबाव लाओगे, दबाव लाओगे तो जो दूर दूर वाले मॉलिक्यूल थे वो क्या होंगे, पास होंगे, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आप सॉलिड से किसकी तरफ जाओगे, गैस की तरफ। लेकिन प्रेशर बढ़ाने से आप गैस से किसकी तरफ जाओगे, सॉलिड की तरफ, है ना। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस है, और अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर मैंने क्या कर दिया बेटा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो आप इस रास्ते पे जाओगे, सॉलिड से गैस की तरफ, ठीक है। और अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया बेटा, प्रेशर, और अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो आप इस रास्ते पे आओगे, उल्टे रास्ते पे आओगे, है ना। तो दोनों चीजों में ये फर्क है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। तो बेटा बस ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब ये जो इंटर कन्वर्जेंस है ये हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप लोग क्या करो, इस चीज को अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। समझ में आई बात। और क्योंकि अभी सारी एक चीजें साथ पढ़ लोगे तो तुम लोगों को खुद ही कंफ्यूजन हो जाएगा। इतनी चीजें आपको अच्छे से रिवाइज करनी है, उसके बाद कन्वर्जन हम उसके बाद पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा बहुत बहुत थैंक यू, ओके। मिलते हैं मिलते हैं एकदम नेक्स्ट, अगले और नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखो और माँ बाप की इज्जत करते रहो। थैंक यू।